नमस्ते छात्रों, मैं विवेक प्रभात किड स्कूल अकोला। आज की हिंदी तासिका में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। आज हम कक्षा 6 से हिंदी व्याकरण संबंधित पाठ वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और इसी वर्ण संबंधित जानकारी जो है हम इस पाठ में देखेंगे। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं। अभी हमने वर्ण की परिभाषा जो है यहाँ पर लिख कर रखी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं होते हैं उसे वर्ण कहते हैं, है ना। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, मतलब ऐसे अक्षर जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं। छात्रों, वर्ण जो है वो दो भागों में विभाजित किए गए हैं, मतलब वर्ण के दो भेद होते हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले स्वरों के बारे में हम देखेंगे। छात्रों, हिंदी में कुल मिलाकर 11 स्वर है और वह 11 स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से यह 11 स्वर जो है वो हिंदी में होते हैं और यही 11 स्वर जो है वह 3 भागों में विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। छात्रों, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली जो ध्वनियां जो है, जो हवा जो है बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उन्हें कहते हैं स्वर। और यह जो स्वर जो है वह 3 भागों में विभाजित है, मतलब स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। सबसे पहले देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, मतलब है ना 11 स्वर है हिंदी में, और इन 11 स्वरों में से जिन स्वरों के उच्चारण में तब कम समय लगे, एक चुटकी भर का समय लगे, ऐसे स्वरों को कहते हैं दीर्घ ह्रस्व स्वर। और इन ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वह है 4 और ये ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, री। तो इस तरह से अ, ई, उ और री, ये जो 4 जो है वो होते हैं ह्रस्व स्वर। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगे, कितने गुना? 2 गुना ज्यादा समय लगे, ऐसे स्वरों को कहते हैं दीर्घ स्वर और इनकी संख्या है 7। और वह 7 स्वर कौन कौन से है? तो इस तरह से आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 7 जो स्वर है, इन 7 स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। छात्रों, स्वर का तीसरा जो भेद है वह है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगे, कितने गुना? 3 गुना ज्यादा समय लगे, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है छात्रों, तो इस तरह से हमने वर्णों के 2 भेद, उसमें से पहला जो है स्वर, उसको देखा। अब देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। छात्रों, जिस तरह से स्वर की परिभाषा है उसके विरुद्ध, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनियां जो है मुख के अंदर किसी ना किसी अवयव को स्पर्श करके बाहर निकलती है, ऐसे जो वर्ण जो है, ऐसे वर्णों को कहते हैं व्यंजन। और हिंदी में मूल व्यंजन जो है उनकी संख्या है 33। ठीक है छात्रों, तो इस तरह से हिंदी में व्यंजनों की संख्या बन गई 33 और इन व्यंजनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श यानी कहीं ना कहीं स्पर्श करना। फिर ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर की हवा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, मुख के अंदर जो अवयव जो है वहां पर वो स्पर्श करके बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और यह जो स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर म तक, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क, च, ट, त। ठीक है, ये जो क से लेकर म तक जो 25 व्यंजन जो है उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद में अंतस्थ व्यंजन हम देखेंगे और अंतस्थ व्यंजन जो है उनकी संख्या है 4। य, र, ल, व, यर, लव जो है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
अंतस्थ व्यंजन के बाद में ऊष्म व्यंजन। छात्रों ऊष्म मतलब गर्म, मतलब ऐसे व्यंजन जिसका जब उच्चारण होता है, उच्चारण करते समय जो हवा जो है गर्म होकर बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजनों को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और यह ऊष्म व्यंजन जो है वह इस तरह से है, श, श, स और ह। श, श, स, ह, यह 4 ऊष्म व्यंजन है। छात्रों इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि क से लेकर य तक बराबर है। अगर इनकी संख्याएं अगर आप देखोगे तो बन जाएगी 33 + 4 37। मतलब बाद में अगर नंबर आता है संयुक्त व्यंजनों का, मतलब दो व्यंजन जो है जब आपस में मिलाए जाते हैं तो वह बनते हैं संयुक्त व्यंजन। और यह संयुक्त व्यंजन जो है आपको वर्णमाला में भी दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर देख सकते हो आप। श और र, ये 2 व्यंजन बनके श्र बनता है, श्रमिक का श्र। क और श, ये 2 व्यंजन बनके क्षत्रिय का श बनता है। त, र, ये 2 व्यंजन बनके त्रिशूल का त्र बनता है। और ज्ञानी का मतलब ज + ज्ञ बराबर ज्ञ बनता है, ज्ञानी का ज्ञ। इस तरह से ये जो 4 जो है ये संयुक्त व्यंजन में और उसको वर्णमाला में भी रखा गया है। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, उसके भेदों को भी हमने देखा। अब छात्रों वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह जो क्रम से लिखे हैं, जैसे अंग्रेजी में आप लिखते हो ABCD Z तक बराबर क्रम से लिखते हो, उसी तरह से हिंदी में भी क, ख, ग, घ लिखते हो ना आप क्रम से। जैसे वर्णमाला अगर लिखनी है अ, आ, ई, उ, आह तक, बाद में क से लेकर ज्ञ तक, इसी व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है छात्रों, अब तक तो आपको समझ में आ गया कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जो है कुछ विशेष बातें जो है आपको मैं बताना चाहता हूं। अब देखिए वर्णमाला, उसके अंदर आपको अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग भी दिखाई देता है। सबसे पहले देखेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार किस मात्राओं में प्रयुक्त होता है ना। अनुस्वार जो है वो शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु रहता है, उसके ऊपर बिंदु आता है, वो अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त आता है। न का उच्चारण, जो पंचमाक्षर ध्वनियां जो है क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनकी जो पंचमाक्षर ध्वनियां जो है उसका उच्चारण जो है न की तरह होता है और वही अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थ के लिए गंगा शब्द के ऊपर हमने अनुस्वार दिया है, देखो गंगा बंद, उसके ऊपर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जब अनुस्वार जो है जब उसका उच्चारण जब होता है तो हवा जो है वो नाक से निकलती है, इसलिए उसको ऐसे बिंदुओं को उच्चारण के समय हवा जो है वह नाक से निकलेगी, यह बहुत जरूरी है। उसी के जैसे दिखने वाला अनुनासिक, अनुनासिक मतलब शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, चंद्र दिया है उसके ऊपर बिंदु दिया है, आसानी से आप पहचान सकते हो। अब अनुनासिक का जब प्रयोग जब होता है तो हवा जो है वो नाक के साथ साथ मुख से भी निकलती है। जैसे उदाहरण लो सांस, जब आप सांस शब्द का उच्चारण करोगे हवा नाक से भी निकलेगी और मुख से भी निकलेगी। दूसरा उदाहरण लो हंसी, देखो हंसी का उच्चारण जब तुम करते हो तो हवा नाक से और मुख से दोनों तरह से निकल रही है, इसलिए दोनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। और अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग किस तरह से होता है वो उदाहरण के द्वारा भी आप समझ सकते हो। छात्रों और एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी शब्द जो है वो वर्ण से बनता है, मतलब स्वर और व्यंजन से बनता है। जब 2 स्वर आपस में मिलाए जाते हैं या 2 वर्ण आपस में मिलाए जाते हैं, 2 व्यंजन आपस में मिलाए जाते हैं तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और उसी शब्द को जब हम वर्णों में अलग अलग करते हैं तो उसका वर्ण विच्छेद होता है ना। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्णों को अलग अलग करना, किसी शब्द के अंदर से वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद होता है। देखिए यहाँ पे वर्ण विच्छेद के 3 उदाहरण हमने लिखे। पहला उदाहरण सागर, सागर शब्द में सा ग र, ये 3 वर्ण जो है वो आ चुके हैं। पहला लेते हैं सा, स के अंदर आ
जो है आ स्वर जो है वो आ चुका है, अगर उसको अलग करना है तो स हलंत लगाइए। स हलंत लगाना इसका अर्थ ये होता है, मतलब किसी भी व्यंजन के नीचे अगर हलंत है तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि उस वर्ण के अंदर, उस व्यंजन के अंदर स्वर नहीं है, वह व्यंजन स्वर रहित है। ठीक है, तो ये बन गया आपका स हलंत धन आ सा, ग हलंत धन अ ग, र हलंत धन अ साग। उसी तरह से उच्च पु, उ जो है उ का उच्चारण यहाँ पे आ रहा है, उ जो स्वर जो है उसका उच्चारण आ रहा है, तो इस तरह से प हलंत प्लस उ मतलब धन उ, पु धन ज, आधा ज है इसलिए हलंत धन य, हलंत प्लस य पुज्ज। औषधि में देखो औ, पहला ही जो है वह स्वर है तो औ वैसे का वैसे लिख दिया, उसका किसी तरह से अलग नहीं हो सकते क्योंकि स्वर जिस तरह से है उसी तरह से लिखते हैं। ये औषधि, तो इस तरह से हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं। विसर्ग। अब देखिए विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग का चिन्ह क्या है, हमने अनुस्वार अनुनासिक देखा, अब विसर्ग को देखो। विसर्ग मतलब इस तरह से चिन्ह, विसर्ग का उच्चारण जो है वह ह की तरह होता है, ह जो व्यंजन जो है ना उसके जैसे होता है, प्रातः, अंतः, स्वतः, इस तरह से वह उसके कुछ अन्य उदाहरण। छात्रों संयुक्त व्यंजन हमने देख चुके हैं, अब देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्विकार्थ होता है दो, द्विकार्थ होता है दो, जब एक ही व्यंजन दो बार जुड़कर आता है उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। बहुत आसान है, एक ही वर्ण दो बार, एक ही व्यंजन दो बार। जैसे पक्का शब्द देखो, पक्का शब्द में क को क लग कर आया है, ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। बच्चा शब्द देखो, च को च लग कर आया है, वो द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। सच्चा शब्द में देखो च और च लग कर आया है, द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। ठीक, अब देखते हैं र के विभिन्न रूप। हम लोगों को ये पता है कि स्वर मात्राओं के रूप में प्रयोग होता है ना, काना, मात्रा, विलांटी, उकार, ये सभी हमें आता है, मात्राओं के रूप में हम प्रयोग करते हैं। लेकिन एक र ऐसा व्यंजन जो है वह मात्राओं के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उसके कुछ उदाहरण देखो यहाँ पर दिए हैं। प्रकाश, प्रकाश शब्द को अगर आप देखोगे उसमें आपको र कहीं भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसका उच्चारण होता है तो यहाँ पर ये जो पदेन जो दिया है ये जो है वो दर्शाता है यह र का रूप है। पर्वत शब्द के ऊपर जो रकार जो दिया है वह एक र का रूप है, वो र की एक मात्रा है। राष्ट्र शब्द में इस तरह का जो चिन्ह जो दिखाई दे रहा है वह र का एक रूप है। तो इस तरह से र मात्राओं के रूप में भी प्रयुक्त होता है, यह उसके विभिन्न रूप है। और इसके जैसे अनेक शब्द जो है हमारे पाठ्य पुस्तक में मौजूद है। छात्रों आपको यह भी पता होनी चाहिए कि जब हम वर्ण विचार सीखते हैं तो वर्ण विचार सीखते समय हमारे मुख के द्वारा या बोलते समय अथवा लिखते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती है, और यह गलतियां कभी स्वर के माध्यम से होती है, कभी व्यंजन के माध्यम से भी होती है। अब देखिए स्वर संबंधी अशुद्धियां किस तरह से होती है। हम बोलते हैं हमें यह चाहिए, हमें चाहिए नहीं, हमें यह चाहिए। अब यहाँ पे आ संबंधी आ जो स्वर जो है उसकी गलती दी है, हम चाहिए लिखते हैं वो गलत है। वहां पे क्या चाहिए, चाहिए। त्योहार इस तरह से हम देखते हैं लिखा हुआ बहुत बार, लेकिन त्योहार जो है त्योहार के ऊपर एक ही मात्रा होती है। ठीक है, आवश्यक, आवश्यक नहीं है, आवश्यक है। तो इस तरह से जो स्वर जो है, स्वर का अगर हमें ठीक से ज्ञान नहीं है तो स्वर संबंधी गलतियां हमारे द्वारा होती है। इसलिए हमें स्वर संबंधी जो अशुद्धियां जो है, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां है, उसको ध्यान से पढ़ना भी है। कुछ उदाहरण देखें व्यंजन संबंधी अशुद्धियों के भी मैं देता हूं। यहाँ पे देखो विशेषता किस तरह से लिखा गया है, षटकोण का श पहले लिया है, गलत है। जिस जगह पे जिस वर्ण का उपयोग होना चाहिए उसी वर्ण को हम लिखेंगे। देखो विशेषता इस तरह से हमें लिखा हुआ चाहिए, ये बिल्कुल सही है। आदर्श इस तरह से नहीं लिखते, आदर्श हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा।
मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ण विचार या जो पाठ जो है जब पढ़ते हैं तो हमारे द्वारा जो वर्ण की जो गलतियां जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो छात्रों, इसीलिए हमारे पाठ्य पुस्तक में वर्ण की अशुद्धियां मतलब स्वर संबंधी अशुद्धियां, कौन कौन से शब्द अशुद्ध, उसी का शुद्ध रूप दिया है। व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध शब्द व्यंजन के दिए हैं, उसी का शुद्ध रूप उसके आगे दिया है, उसी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो छात्रों, वर्ण विचार इस पाठ में हम यहीं पे रुक जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।